Good morning students. Today we are going to start with a new unit, that is unit 7 properties of metal. आप सबको पता है metal we have three states of metal, solids, liquids and gases. जो first chapter है unit का वो है solids का, और solids में जो topics हम discuss करेंगे those are we will talk about stress strain relationship. We will discuss Hooke's law. We will discuss Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity. These are the topics which we are going to discuss in this chapter. Correct? Before we start with the stress and strain, there are few terms in the elasticity. When we discuss elasticity of the body, there are few terms, related terms. सबसे पहले आती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, हाउ वी डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स. आप एक सॉलिड बॉडी के ऊपर जब एक फोर्स लगाते हो, व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी एंड इट चेंजेस इट्स कॉन्फिगरेशन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी चेंज. Then this force which changes the configuration of the body either in length, volume or shape, this is known as the deforming force. When you remove this deforming force and the body returns to its original configuration, return to its original position, then this property, ये जो property है solid की, इसको हम बोलते हैं elasticity. The property by virtue of which the body regain its original configuration when the deforming forces have been removed is known as elasticity. Now, if when the deforming forces are removed, the body immediately return to its original configuration. Immediately, it doesn't take time, and completely it come back to its original configuration. उसको हम बोलते हैं perfectly elastic body. Perfectly elastic body. जो perfectly elastic body में nearly elastic body है, वो है हमारे पास, that is we have ये क्वार्ट्ज है, फास्फोर ब्रॉन्ज है, तो ये जो है ये नियरली इलास्टिक बॉडीज. नियरली प्लास्टिक बॉडी क्या है कि व्हेन यू अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन एट ऑल. जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाते हैं तो बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में नहीं आते. देन that is near absolutely जो हम कहते हैं perfectly plastic body. जैसे पुट्टी होती है ना, या मड है या वैक्स है, तो एक बार थोड़ी सी भी फोर्स लगा दें तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है. तो वो जो है that is perfectly plastic body. ये नियरली प्लास्टिक बॉडीज है. क्यों? क्योंकि जो अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट, अगर हम कहें कि बिल्कुल परफेक्ट प्लास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक कोई नहीं होता. हाँ, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी जो ऑफ द बॉडी है वो डिफर करती है. ठीक है, फाइन. जैसे हम कहते हैं कि देयर इज इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली कुछ नहीं होता, आइडियल कुछ नहीं है, बस ये है नियरली इलास्टिक, नियरली प्लास्टिक चीजें क्या है वो मैंने आपको भी एग्जाम्पल. तो अब इसके बाद आता है नाउ वी कम टू द जो मेन टॉपिक है हमारा स्ट्रेस. जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जब हमने फोर्स लगाई एंड द बॉडी जो है इट चेंजेस इट्स कॉन्फिगरेशन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी चेंज, then internal restoring force is set up in the body to bring the body back to its initial configuration, original configuration.
ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज स्ट्रेस। ये है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, यूनिट्स आर न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। It has same unit as that of pressure. Okay, fine. Now this is if the body is completely coming back to its original configuration, then ये जो restoring force है, this is equal to external applied force. तो हमारे पास जो stress है, it is also equal to applied force per unit area, applied force per unit area. Now this is stress, and इसके बाद आता है and it has units newtons per meter square. Stress को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस, एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? व्हेन यू अप्लाई फोर्स नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द बॉडी। और टेंजेंशियल क्या है? व्हेन यू अप्लाई फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज टेंजेंशियल। नॉर्मल जब आप नॉर्मली लगाते हो फोर्स। नॉर्मल स्ट्रेस को आगे हम तीन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव, एक है हाइड्रोलिक। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस है कि व्हेन देयर इज एक्सटेंशन और देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, एंड फोर्स हैज टू बी अप्लाइड नॉर्मली। फॉर एग्जांपल, this is a solid body, solid cylinder, and you are applying force. You are applying force on the both ends. You are applying force on both ends, and normally to this body. Then there is increase in the length of this body. There is increase in the length. There is extension. तो इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। Compressive stress क्या है? When there is compression or there is a decrease in the length. There is a decrease. For example, if you apply force like this on both ends of this solid body, solid cylinder, and force has to be applied normally, and then the body has been compressed. यहाँ तक आ गई. There is change in the length delta L. तो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है कि जब आप ये स्फेरिकल बॉडी है और उसके हर पॉइंट पे आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, एंड देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। There is change in the volume of the body without change in the shape of the body. Spherical है तो spherically गई. Then what it has been, इसका जो volume है, it has been decreased by delta V. Then the stress which is produced is hydraulic stress. ये केस आता है जब solid body को हम it is inside the fluid और उसके ऊपर pressure पड़ता है, सब जगह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, नॉर्मल फोर्स करती है, तो जो बॉडी की शेप जो है वो चेंज नहीं होती, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो स्ट्रेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस है जब हम फोर्स को हम नॉर्मली लगाते हैं एरिया के ऊपर। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं जब हम देयर इज एक्सटेंशन, कंप्रेसिव की बात करते हैं जब देयर इज कंप्रेशन, हाइड्रोलिक की बात करते हैं व्हेन देयर इज force which is being applied normally at every point on the surface of the body, and this is the case when you talk about this solid bodies in the liquid fluid के अंदर है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोलिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज वन कैटेगरी नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरी कैटेगरी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरी कैटेगरी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में the force is being applied tangential to the surface of the body, which brings change in the shape of the body, which brings a change in the shape of the body. उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है। ये इस तरह, मान लो ये एक क्यूबिकल बॉडी है, ये एक क्यूबिकल बॉडी है, ये दिस इज, ठीक है, और उसमें हमने फोर्स लगाया टेंजेंशियल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ये जो सरफेस है ये तो फिक्स रहा, ऊपर की जो सरफेस है उस पे हमने फोर्स लगाया, ये फिक्स रहा। द बॉडी हैज बीन टर्न्ड थ्रू दिस एंगल, इट गेट्स टर्न्ड थ्रू अ सर्टेन एंगल। इसकी शेप चेंज हो गई, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रेस है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है स्ट्रेन। ये तो हमने बात की स्ट्रेस की, अब हम बात करेंगे स्ट्रेन। जब हमने फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो देयर इज change in configuration of the body, there is change in the configuration of the body। वो लेंथ में भी हो सकता है, वो लेंथ में भी हो सकता है, वो वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो शेप में चेंज हो सकती है। करेक्ट? तो जो स्ट्रेन है दिस इज द you can say it is a change in the configuration, ratio of change in configuration to the original configuration of the body, that is known as strain। जो डिफॉर्मेशन होती है ना, जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी गेट्स डिफॉर्म, बॉडी अपनी पोजीशन पे कंप्लीटली वापस नहीं आती बट इट गेट्स डिफॉर्म्ड, तो हम बोलते हैं स्ट्रेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड। और स्ट्रेन को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ चेंज, दिस इज रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल। स्ट्रेन तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और फिर आता है हमारा शियरिंग स्ट्रेन। और टेंजेंशियल स्ट्रेन। इन दोनों केसेस में जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस हम लेते हैं वो हम नॉर्मल लेते हैं और इसमें हम यूज करते हैं टेंजेंशियल। ठीक है, क्या है, कैसे है, क्या चीज है? जब हम नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब हमने एक वायर लिया, लेट अस से लेंथ L, आपने नीचे की ओर फोर्स लगाई, उसको नीचे एक वेट हैंग कर दिया एंड फोर्स इज बीइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो वायर है उसका एक्सटेंशन हो गया, देयर इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, दिस इज डेल्टा N।
Then strain is longitudinal strain is change in length. Longitudinal strain is change in length upon original length. ठीक, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? When the deforming force brings change in the volume, upon original volume. Now this is change in length delta L, original length L. Change in volume, क्योंकि there is decrease in volume, so this is minus delta V. Then there is a shearing strain. Where you apply force, deforming force is being applied tangential to the surface of the body. Then the body, there is change in the shape of the body. And this is known as shearing strain. इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? How we calculate it? अब जब हमने फोर्स लगाया, तो ये जो सरफेस है, जो ये फिक्स सरफेस है, and the surface which is perpendicular to this fixed surface, it gets turned through a certain angle under the effect of tangential force. The surface which is perpendicular to the fixed surface, it gets turned through a certain angle, and that angle is the shearing strain. अब इसमें जो थीटा है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. मान लीजिए ये देखो, ये चीज है ना, ये ऐसे है, ठीक, ये है. अब ये डेल्टा L है, ये L है, ये थीटा है. अगर हम ये सेंटर लें एंड इफ यू प्लॉट दिस कर्व, तो आपके पास थीटा क्या आएगा? लेंथ ऑफ द आर्क डेल्टा L अपॉन N. तो आपके पास जो थीटा है मींस जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन है, दैट इज डेल्टा L अपॉन L. तो ये क्या है? व्हाट इज L? दिस इज displaced surface. Ratio of the displaced surface to the distance between this displaced surface, perpendicular distance from the displaced surface to the fixed surface. ये इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है, perpendicular distance, ये किन दोनों के बीच में है? fixed surface and displaced surface. तो ये जो रेशियो है, this is shearing strain. तो shearing strain को हम डिफाइन कर सकते हैं कि when you apply some force, when the deforming force which is applied on the body and it brings a change in the shape of the body, then the strain which is produced is known as shearing strain. And this is also equal to angle through which the surface which is perpendicular to the fixed surface, it gets turned through. That angle is shearing strain. और एंगल हमने वो कैलकुलेट किया, that is equal to डेल्टा L upon L. क्योंकि डेल्टा L upon L सेम डायमेंशंस है, L डेल्टा L की और L की, so strain it has no units, no dimensions. इसी तरह longitudinal strain, volumetric strain, shearing strain, आगे देखो इन सब की ये सेम डेल्टा L, डेल्टा V, so it has no units, it has no dimension. ठीक, okay? This is about strain. अब इसके बाद आता है let us
first, yes, calculate Hooke's. Let us find out Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity. Let us know about these things. तो इससे पहले हम करेंगे Hooke's law. इससे पहले हम करेंगे Hooke's law. Hooke's law क्या है? According to Hooke's law, when you apply some force and there is a change in the configuration of the body, then we say that, and there is a limit up to which this thing happens, beyond which the body gets permanently deformed. इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. बिफोर वी गो टू हुक्स लॉ, पहले आपको इलास्टिक लिमिट समझने की जरूरत है. इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट अप टू विच व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स एंड द बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. बियॉन्ड दिस इलास्टिक लिमिट, when you apply the force, deforming force, then the body gets permanently deformed. Body will not get back to its original configuration. तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. हुक्स लॉ क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर is directly proportional to load applied within the elastic limit. एक आपने वायर लिया, it has this property of elasticity. Elastic wire लिया, it has that property of elasticity. आपने उस पे एक वेट हैंग कर दिया, लोड अप्लाई किया, वायर खींच गई, लोड को हटा दिया, वायर अपनी पोजीशन पे वापस चली गई. इसी तरह यू गो ऑन एडिंग मोर वेट्स एंड वेट्स, मोर लोड अप्लाई करते रहे, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता रहा, लेकिन जब आपने लोड हटा दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे जाती है. एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है. जब आप अप्लाई करोगे, जब आप लोड अप्लाई करोगे और उसको फिर हटाओगे, तो आप देखोगे कि वायर जो है वो ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं गई. इट हैज लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. वो जो है तभी हम कहते हैं कि दिस इज विद इन द इलास्टिक लिमिट. हुक्स लॉ, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड तब तक जब तक विद इन द इलास्टिक लिमिट. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस developed in the body is directly proportional to strain which is produced. Stress developed is directly proportional to strain produced in the body, but within the elastic limit. ये हुक्स लॉ है. इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको रिमूव करते हैं. इसको हम रिमूव करते हैं कांस्टेंट से, दैट इज नोन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट विच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, दिस इज नोन एज modulus of elasticity. Clear? Fine. अब इसके बाद आता है, after this we come to the, now this modulus of elasticity, this has been divided into 3 categories. One is young modulus of elasticity, second is bulk modulus of elasticity, third is modulus of rigidity. Modulus of rigidity has been deleted from the syllabus, so we are not going to do that. We will discuss the 2 modulus of elasticity, that is Young's modulus and bulk modulus.
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे मैंने कहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? जब आपने एक दिस वायर को एक हैंगर से अटैच कर दिया एंड यू एडेड सम वेट्स ओवर हियर, there is extension in the wire, there is extension in the wire, then let us say this area of cross section is pi r square. This is stress, force per unit area. Strain produced हुआ length delta L and this is L. Let us say this is L delta. तो Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity is denoted by Y. This is equal to normal stress upon longitudinal strain. नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? फाई अपॉन पाई आर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल अपॉन एल। सो इट विल बी एफ एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यू कैन सी इट हैज द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट्स है नहीं है, डायमेंशंस है नहीं है, तो इसके भी जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी न्यूटन्स, इसकी जो यूनिट्स होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है दूसरा क्या है? बल्क मॉडुलस। दूसरा है हमारा, आई एम गोइंग टू रब दिस, हमारा है बल्क मॉडुलस। इस बल्क मॉडुलस में भी क्या है? वी आर यूजिंग नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें बेटे आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो याद है कि मैंने आपको करवाया जस्ट नाउ how the force is being applied at every point on the surface of this spherical body. So there is change in the volume delta V with negative sign because there is decrease in the volume. So normal stress क्या है? Force per unit area and then it is delta V upon V, delta V upon V. तो ये आपके पास आ गया F upon A with negative sign V upon A. ये जो F upon A है बेटा, ये जो F upon A है इसको हम पास्कल प्रेशर P भी लिख सकते हैं। इसको हम P और इसके जो यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं। एंड दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय K. तो K इज माइनस PV अपॉन डेल्टा, PV अपॉन डेल्टा। Now we have, after this we come to the this stress strain relationship. हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। Let us plot a graph between stress and strain. Very interesting graph, very important also. If you apply some weight on you add some weight on a wire which is attached to a, let's say, hanger. ठीक है? एक हमने जैसे मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया आपको कि हमने एक वायर लिया और उस पे लोड ऐड करते हैं और हम क्या करेंगे, उसकी एक्सटेंशन स्केल के साथ उसकी एक्सटेंशन हम नोट करते जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक इलास्टिक वायर लिया और उसमें हमने एक वेट अटैच कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उस पे उसकी जो कितनी एक्सटेंशन हुई, लेंथ ऑफ द वायर कितनी इंक्रीज हुई वो नोट कर दिया। फिर उसके
हम ग्राफ प्लॉट करते गए डायरेक्टली। ये एक पॉइंट ओ ए, यहां तक जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ एब्सोल्युटली फॉलो हो रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है बॉडी का, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बिल्कुल लीनियर रिलेशन है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ए जो है, ए तक क्या है, ए इज ए पॉइंट विच इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद अप टू बी, इट्स नॉट एब्सोल्युटली लीनियर, एब्सोल्युटली लीनियर नहीं है, लेकिन इट एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड दिस इज नोन एज बी तक हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट है। And if the deforming forces are removed, body return to its original configuration। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद जब हम और ज्यादा वेट अटैच कर देते हैं और ज्यादा लोड अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होता है, जब हम उसको हटा के देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये यहाँ ये पॉइंट अप टू सी, ये बी सी है ना, और जब हम रिमूव करेंगे we will find it will not go back to its original configuration। ये पाथ फॉलो नहीं होगा, but it will follow this one। तो ये जो परमानेंट स्ट्रेन O O डैश परमानेंट सेट इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये कि अब स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, अब डैमेज जो है मीन्स परमानेंट जो डैमेज है, परमानेंट जो उसका जो चेंज आया है वो चेंज आ गया। इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, इसके बाद क्या होता है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, ये सी के बाद, ये बी सी में क्या था कि अगर हम वापस करते हैं तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी जो है वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आती, परमानेंट सेट इज ऑब्टेन्ड। अब सी पॉइंट के बाद क्या होता है, सी पॉइंट के बाद क्या होता है कि हम स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं करते, विदाउट इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस, मतलब जितना लोड हमने रखा है वो ही रहने देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्ट्रेन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जो स्ट्रेन का वैल्यू है, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है, वो चेंज होती जा रही है। तो हम कहते हैं वायर हैज स्टार्टेड फ्लोइंग, फ्लो करना शुरू कर दिया, इट हैज स्टार्टेड यील्डिंग, देना शुरू कर दिया, यील्ड करना शुरू कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, ये यहाँ पे सी, ये जो ओ सी, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ओ सी डैश को, दिस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं इसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद क्या है, आफ्टर दिस पॉइंट, ये सीधी जो पॉइंट है यहाँ पे ये फ्लो करना शुरू हो गया। इसके बाद क्या है, जब हम इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज की, स्ट्रेन इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे क्या है, उसके बाद क्या है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, छोटी छोटी नेक्स एंड वेस्ट बननी शुरू हो जाती है, वायर जब मुड़नी से शुरू हो जाती है, किंग्स आर प्रोड्यूस्ड, नेक्स एंड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड, मुड़ सी जाती है। तो मतलब हम कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये अल्टीमेट जो ई है, ये जो पॉइंट है, ये ओ ई डैश, ये है ना ओ ई डैश, ये हमारा जो पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद अगर हमने वेट अटैच किया तो जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो हमारी जो वायर है वो ब्रेक कर जाती है। दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। एक इलास्टिक वायर लिया, ठीक है, इलास्टिक बॉडी ली और उसके ऊपर लोड अप्लाई किया। जब हमने लोड अप्लाई किया तो क्या है, हमने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, फिर थोड़ा लोड अप्लाई किया, फिर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। हम नोट करते थे वैल्यूज नोट करते थे, तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ओ ए पॉइंट तक ग्राफ बिल्कुल लीनियर आता है, बिल्कुल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड
हुक्स लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। फिर ए से बी पॉइंट तक है ना, ओ बी जो पॉइंट है, ए से जो बी तक जाता है, उसमें जो है हम कहते हैं कि हुक्स लॉ जो है, जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा सा इट्स नॉट एब्सोल्युटली फॉलोइंग द हुक्स लॉ, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर ये शो करता है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो बी पॉइंट तक ये है हमारी इलास्टिक लिमिट, ये है हमारी इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो बीसी पॉइंट है, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और सी पॉइंट तक बीसी। अब वहां पे क्या है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि जो परमानेंट हमारा जो स्ट्रेन पैदा हुआ है, परमानेंट चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। उसके बाद क्या है, हम स्ट्रेस उतना ही रखें जितना पहले रखा हुआ था, मतलब लोड उतना ही रखें जितना पहले रखा था, और हम देखेंगे कि जो वायर है वो फ्लो करना शुरू होगी। फ्लो करना मतलब कि अभी हमने और एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाला नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी उसी स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेन पैदा हो गया। और उसके बाद ये यील्ड पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट है, एंड जो स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग, जो स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। और उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, फिर स्ट्रेन हुआ, फिर स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन हुआ, प्रोड्यूस हुआ, एंड देयर इज ए पॉइंट जब अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाता है, मींस उसके वो लिमिट आ गई। इसके बाद हम उसको जो वायर है वो विद होल्ड नहीं कर सकता किसी और वेट को, और वेट हम अटैच नहीं कर सकते, एंड द वायर उस इन बिटवीन उसमें छोटी छोटी वो नेक्स बन जाती हैं, बेस बन जाती हैं, मुड़तुड़ सी जाती है। तो वो जो है वो पॉइंट आ जाता है जब वायर ब्रेक कर जाती है। इस अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद वायर ब्रेक्स, दैट इज द एफएस हम कहते हैं उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो इलास्टिक है, राइट। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व से हम ये जो होती है ना, ब्रिटल मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड। ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने जो भी क्लासेस में। ब्रिटल होते हैं जो इमीडिएटली ब्रेक कर जाते हैं, ग्लास है जैसे, और डक्टाइल है जैसे मेटालिक शीट्स हैं, which can be converted, which can be molded into sheets or wires, वो है डक्टाइल। तो डक्टाइल मटेरियल्स में क्या है, ये जो रेंज है ना डक्टाइल, अगर ये जो प्लास्टिक रेंज है, इलास्टिक के बाद ये जो प्लास्टिक रेंज है, ये अगर ज्यादा है तो मटेरियल्स जो है वो है हमारे डक्टाइल। और अगर बहुत कम है रेंज, इमीडिएटली इलास्टिक के बाद इमीडिएटली ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो है हमारे ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, फाइन। आफ्टर दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो हमने आज डिस्कस करना था। वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, we have talked about terms like elasticity, we have discussed modulus of elasticity, we have discussed Young's modulus, bulk modulus, we have talked about Hooke's law, and we have discussed in detail stress strain relationship. Clear? Fine. तो ये सब आपने प्रैक्टिस करना है. We will continue with this chapter and numericals based on this next in the next lecture. Take care.